नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 18 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में तो एक ही इशू इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल्स से संबंधित। बाकी जो इशू हैं वो देख सकते हो किस प्रकार के हैं। विराट कोहली T20 की कैप्टनसी छोड़ेंगे और इसके बाद अफगानिस्तान से संबंधित आर्टिकल है, केरला में पॉलिटिक्स से संबंधित आर्टिकल है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दो इशू आज हम और डिस्कस करेंगे। एक तो देखो, 16 सितंबर को हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे तो वहां से आर्टिकल उठाएंगे, और एक इंडियन एक्सप्रेस का हम आर्टिकल उठाएंगे ओकस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शशि थरूर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। शुरुआत में राइटर ये कहते हैं, देखो 2020 में जून में जब गुलवान वैली की घटना हुई ना, उससे पहले तो इंडिया और चाइना के रिलेशंस सुधर रहे थे, अच्छे थे, बहुत ज़्यादा यूं तो नहीं कह सकते, क्योंकि 2017 में डोकलाम में दोनों देशों की फोर्सेस भी आमने सामने आई थी, बड़ी मुश्किल से विवाद सुलझा था। लेकिन धीरे धीरे रिलेशंस इंप्रूव हो रहे थे। वुहान में समिट ऑर्गेनाइज हुआ। अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम में समिट ऑर्गेनाइज हुआ, जहां दोनों देशों के प्रीमियर्स ने यह डिसाइड किया रिश्तों को अब बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। पिछले 9 सालों में दोनों देशों के प्रीमियर्स के बीच ये 18वीं मीटिंग थी और 70 साल चूंकि पूरे हो गए थे दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। तो ये अनाउंस किया गया था इस मौके पर 70 एक्टिविटीज कंडक्ट की जाएंगी, जैसे कि दोनों देशों के बीच ट्रेड को और ज़्यादा इंप्रूव करना, रिसर्च को सपोर्ट करना ताकि दोनों देशों के बीच एंशिएंट सिविलाइजेशन लिंक्स का पता लगाया जा सके, मिलिट्री डेलीगेशंस को एक्सचेंज करना, ये सब बातें डिसाइड हुई थी। और देखो, जब प्रधानमंत्री मोदी बने थे ना प्रधानमंत्री, तो उन्होंने इंडिया में स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में चाइनीज इन्वेस्टमेंट पे लगी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, जैसे पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर जनरेशन, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी, ताकि इंडिया में चाइनीज इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा आ सके। इसका नतीजा ये निकला 2022 तक चाइनीज इन्वेस्टमेंट कितनी है इंडिया में, $26 बिलियन, और आधी तो ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में है। इंडिया और चाइना डील कर रहे हैं अभी भी ब्रिक्स में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, RIC में। ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके अलावा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो चाइना का इनिशिएटिव है, उसमें भी इंडिया मेंबर है। बट देखो, इन सब के बावजूद चाइना की जो मंशा है ना, वो साफ नहीं है। चाइना ये चाहता है कि इंडिया बाकी जो डिस्प्यूट्स हैं ना, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, उनको छोड़ दे और बची हुई चीज़ों में हमारे साथ कोऑपरेट करे। ये चाइना की रणनीति है। चाइना करता क्या है, मान लीजिए ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इस साइड है इंडिया, इस साइड है चाइना। हर बार चाइनीज ट्रूप्स जो है वो इंडिया की साइड 2 कदम आगे आ जाते हैं। इंडिया जब बोलता है कि देखो आप तो गलत कर रहे हो, बॉर्डर डिस्प्यूट को भड़का रहे हो, आपके ट्रूप्स आगे आ गए, तो चाइना डिसएंगेजमेंट के नाम पर 1 कदम पीछे चला जाता है। फाइनली जो फायदा होता है ना, वो चाइना को ही होता है। 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। तो ऐसा करके इफेक्टिवली चाइना और ज्यादा एरिया पर कब्जा करता जा रहा है LAC पर। आप इसी बार का एग्जाम्पल ले लीजिए। अभी जो लद्दाख रीजन में चाइना के ट्रूप्स LAC पर आगे हैं ना, इफेक्टिवली पहले के अपेक्षा कर चाइना अब और ज़्यादा 900 स्क्वायर किलोमीटर पर कंट्रोल कर रहा है। चाइना को डर इसलिए लगा क्योंकि देखो, पहले तो चाइना की साइड में, LAC पर चाइना की साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने भी रोड्स बनाए हैं, हमने भी ब्रिजेस बनाए हैं ताकि चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला किया जा सके। लेकिन चाइना को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो कई जगहों पर तो चाइना देखो अपनी क्लेम लाइन से भी आगे है। मान लीजिए चाइना ने यह क्लेम किया हुआ है कि फाइनल यहां पे बॉर्डर होना चाहिए, उससे भी आगे हैं चाइना के ट्रूप्स इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए। जहां पे लद्दाख रीजन में गलवान रिवर और श्योक रिवर आपस में मिलती है ना, मान लीजिए ये गलवान रिवर है, ये श्योक रिवर है, यहां पर चाइना की डिप्लॉयमेंट्स हैं, यहां पर चाइना के ट्रूप्स डिप्लॉय हैं। चाइना ये चाहता है यहां पे ट्रूप्स को परमानेंटली डिप्लॉय करके गलवान वैली को इंडिया की पहुंच से बाहर कर दिया जाए। चाइना की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आप देखिए इसी तरफ इशारा करती हैं। चाइना कहता है कि हमेशा गलवान वैली के ऊपर चाइना की सोवरेनिटी रही है, यानी गलवान वैली हमेशा से चाइना की रही है। चाइना को ये लगता है कि देखो
अभी सिचुएशन हमारे पक्ष में है। धीरे धीरे चाइना स्ट्रोंग हो रहा है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर ढंग से चाइना स्ट्रोंग हो रहा है, मिलिट्रीली भी। तो चाइना ये बोलता है इस डिस्प्यूट को हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए छोड़ देते हैं। चाइना को लगता है कि फ्यूचर में तो हम और ज़्यादा स्ट्रोंग मिलेंगे, तो जैसा भी हम बॉर्डर डिस्प्यूट का समाधान निकालेंगे वो इंडिया को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय इंडिया काफ़ी कमज़ोर होगा, चाइना बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होगा। तो चाइना सोचता है हमारे पास वक्त है, इसलिए थोड़ा थोड़ा चाइना आगे आता है, और ताकि बाद में डिस्प्यूट का समाधान भी निकले ना, तो कम से कम चाइना के पास उस समय ज़्यादा एरिया होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन यही निकलेगा, मैं आपको बताता हूँ, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, ऐसा सॉल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ चाइना अपना कुछ एरिया इंडिया को दे दे, इंडिया अपना कुछ एरिया चाइना को दे दे। ये तो देखो कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हो सकता है, जैसा बांग्लादेश और इंडिया के बीच एनक्लेव्स हमने एक्सचेंज किए थे, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट मैटर था। लेकिन आमतौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट का समाधान यही निकलता है, जितना एरिया अभी इंडिया के पास है उतना इंडिया रखेगा, और जितना एरिया अभी चाइना के पास है उतना एरिया चाइना के पास रहेगा। ऐसा समाधान निकलता है। तो चाइना ऐसा समाधान निकलने से पहले काफी सारे एरिया पर कब्जा करना चाहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया को कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद तो समाधान यही निकलेगा कि जिसके पास जितना एरिया है उसी को बॉर्डर हम बना देते हैं और बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म कर देते हैं। ये चाइना की सोच है। पहले चाइना बड़ी बड़ी बातें बोला करता था, जैसे 1988 में डेन जियोपिंग ने यह कहा था, उस समय चाइना के राष्ट्रपति थे, कि 21वीं शताब्दी इंडिया और चाइना की सेंचुरी होगी। लेकिन अब तो चाइना के एक्शन से ऐसा लगता है कि बस वो मान चुका है कि 21वीं शताब्दी जो है वो चाइना की शताब्दी होगी, और इंडिया के पास देखो अब दो ही ऑप्शन बचते हैं। अब या तो इंडिया सेकंड टू चाइना रोल अपना ले, मतलब इंडिया ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हम चाइना से नीचे हैं, हम चाइना के चेले हैं, जो चाइना बोलेगा हम करेंगे। लेकिन देखो कोई भी डेमोक्रेसी ऐसा नहीं कर सकती। आप लोग चाहोगे क्या, देश की जनता ऐसा चाहेगी कि हम पाकिस्तान की तरह चाइना के चेले बन के रह जाएं? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन इंडिया के पास ये है कि वो देश जो चाइना के अगेंस्ट हैं, जिनकी सोच इंडिया से मिलती है, जो चाइना की एग्रेसिवनेस से परेशान है, उनके साथ ग्रुप बनाए, अलायंस बनाए और चाइना का सामना करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्वाड, वही इंडिया कर रहा है। यानी आने वाले सालों में इंडिया वेस्ट की तरफ और ज्यादा अलाइन होगा चाइना का मुकाबला करने के लिए। चाइना देखो चाहे अनचाहे ये गलती कर रहा है। चाइना नहीं चाहता था कि इंडिया वेस्ट की तरफ जाए, बट चाइना अपने एक्शन से इंडिया को जानबूझ के धकेल रहा है वेस्ट की तरफ। यानी चाइना के एक्शन ही ऐसे हैं, इंडिया वेस्ट की तरफ और ज्यादा जाने को मजबूर है। इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज चाइना को समझनी चाहिए। सॉरी, अगर आप चाहते हो इंडिया वेस्ट की तरफ ना जाए, तो आपके जो एक्शंस हैं इंडिया की तरफ वो एग्रेसिव नहीं होने चाहिए। ये पूरा इश्यू हमने डिस्कस किया, इंडिया चाइना रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ट्रिब्यूनल्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, ट्रिब्यूनल्स को लेके यूनियन गवर्नमेंट और जुडिशरी, मेनली सुप्रीम कोर्ट के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा हमने ये इशू डिटेल से डिस्कस किया था कि ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली में बदलाव लाने के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस लेके आई थी। उस ऑर्डिनेंस को स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन देखो अब पार्लियामेंट में ट्रिब्यूनल से संबंधित एक बिल भी पास करवा लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और दिक्कत यह है, और उस बिल में वही प्रोविजंस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस में स्ट्राइक डाउन कर दिए। तो अब फिर से ये जो एक्ट बन चुका है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट इसको लेके क्या डिसीजन लेती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी कहा कि भैया आप ट्रिब्यूनल्स में जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की वैकेंसीज को फिल करने में इतना सारा समय क्यों ले रहे हो। तो फिर इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेरियस सिलेक्शन कमेटीज के आधार पर ट्रिब्यूनल्स में जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स की अपॉइंटमेंट की लिस्ट जारी कर दी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस रेज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने जिन मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए कहा है ना, वो आपने चेरी पिकिंग की है, यानी अपने मनपसंद के मेंबर्स को आपने चुना है। जो सिलेक्शन कमेटीज ने लिस्ट दी थी वो लिस्ट आपने यूज नहीं की, आपने वेटिंग लिस्ट का सहारा लिया ट्रिब्यूनल्स में
मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा और भी इश्यूज हैं। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसके चेयरमैन के तौर पर, एक्टिंग चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रहे थे जस्टिस AIS चीमा। इनको रिटायर होना था 20 सितंबर को, लेकिन इनको अपने फाइनल 10 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनाने थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको रिटायर कर दिया 10 सितंबर को ही, यानी रिटायरमेंट से 10 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने तर्क ये दिया कि देखो नया जो एक्ट आ गया है ना, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, उसके अनुसार इनका जो कार्यकाल है वो 4 साल का है और वो 10 सितंबर को समाप्त हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्ट्रिक्ट नाराजगी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जिसको हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस NV रमन्ना, उन्होंने कहा कि जस्टिस AIS चीमा, इनको उनका कार्यकाल पूरा करने दिया जाए, यानी 10 दिन पहले ना रिटायर किया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने जस्टिस M वेणुगोपाल को अपॉइंट भी कर दिया था नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उन्होंने उनको 10 दिन की छुट्टी पर भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिस्टर चीमा को, यानी जस्टिस चीमा को और 10 दिन दे दिए गए काम करने के लिए। जो उनकी एक्चुअल डेट थी रिटायर होने की, उस पर अब वो रिटायर होंगे, यानी 20 सितंबर को। तो ये मामला तो सुलझ गया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्टैंड से पीछे हट गई। वैसे देखो आर्टिकल में ये कहा जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर विवाद है सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। जैसे देखो ट्रिब्यूनल्स में जो मेंबर होते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हो, उनकी सर्विस की कंडीशंस क्या हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारी जजमेंट्स भी दी हैं। लेकिन पार्लियामेंट ने अब एक्ट पास कर दिया है, एक्ट बना दिया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रिब्यूनल के मेंबर की सर्विस कंडीशंस से संबंधित काफ़ी पावर्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट चाहती है ट्रिब्यूनल्स की जो ऑटोनमी है वो बरकरार रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स ना हो ट्रिब्यूनल को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि देखो ये तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट हो जाएगा ना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी ट्रिब्यूनल के अंदर इंटरफेयर करने की। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने टफ स्टैंड लिया है इस इशू पर। वैसे देखो ट्रिब्यूनल्स जो हैं हमेशा से उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास रेगुलर कोर्ट जितनी इंडिपेंडेंस तो नहीं है। ट्रिब्यूनल्स का निर्माण ही इसलिए हुआ था कि कुछ ऐसे इश्यूज जिनको टैकल करने की जुडिशरी के पास एक्सपर्टीज नहीं होती, स्पेशलाइजेशन नहीं होती, वो मामले ट्रिब्यूनल्स के पास जा सकें। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की शिकायत ये है कि ट्रिब्यूनल्स में सुधार नहीं आया है। जिस मकसद के साथ ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया गया था वो मकसद नहीं पूरा हो पा रहा है। जैसे कोर्ट्स में केसेस पेंडिंग रहते हैं उसी प्रकार से ट्रिब्यूनल में भी केसेस जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं, कई कई साल लटकते रहते हैं और बहुत बार ट्रिब्यूनल्स ऐसे फैसले दे देती है जिससे देश की इकोनॉमी पर विपरीत असर पड़ता है। वो फैसले इसलिए देती है क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होती। ट्रिब्यूनल्स जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते कि हमारा इस डिसीजन देने से, हमारा ये वर्डिक्ट देने से देश की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी शिकायतें सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके बाद ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पर कोई डिसीजन लेती है या फिर वो एक्ट अभी बरकरार रहता है। पहले तो उन्होंने देखो ऑर्डिनेंस तो स्ट्राइक डाउन कर दिया था, लेकिन अब वही प्रोविजन एक्ट में आ गए हैं। तो देखने वाली बात होगी कि एक्ट को भी सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करती है या फिर वो एक्ट बरकरार रहता है। ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया छोटा सा ट्रिब्यूनल्स की इंडिपेंडेंस से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ऑकस के बारे में है। कल भी हमने ये इशू डिस्कस किया था। 3 देश हैं ऑकस में, US, UK और ऑस्ट्रेलिया। तो आज इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, इसमें आपको फर्दर पॉइंट्स मिलेंगे। देखो 3 देश ये जो एक साथ आए हैं ना, इन्होंने सिक्योरिटी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश की है। US, UK और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक रीजन में, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। डिसाइड ये भी हुआ है कि US ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी देगा। काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। सबसे पहली चीज़, ये साफ तौर पर सिग्नल है US का अपने एलाय कंट्रीज़ को कि देखो ऐसा नहीं है कि US बस अब अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहेगा और US सुपर पावर का टैग छोड़ना चाहता है, अपने एलाइज को नहीं प्रोटेक्ट करना चाहता। ऐसा नहीं है। US आपका साथ देगा और ये साफ तौर पर सिग्नल है USA का अपने एलाय कंट्रीज़ को। इंडो पैसिफिक रीजन में देखो और भी काफ़ी सारे अलायंसेज हैं, जैसे क्वाड है और एनजस है। एनजस में तो देखो ये 3 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और US। 5 आइज में ये देश हैं US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। तो उसी प्रकार का ये सिक्योरिटी अलायंस है जिसमें 3 देश हैं, US, UK और ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पर ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ट्रांसफ़र करेगा US। अरे
ये तो मार्क किए थे, ये आगे जाने लग गए, इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरे नंबर पे ये सिग्निफिकेंट देखो इसलिए है क्योंकि यूएस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा ऑस्ट्रेलिया को। तो ये जो अलायंस होगा ना ओकस, ये तो साफ तौर पे मिलिट्री अलायंस होगा। क्वाड अभी तक एक फुल फ्लैज मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन ये जो ओकस है ये तो फुल फ्लैज मिलिट्री अलायंस होगा, ये साफ तौर पर डिक्लेयर हो चुका है। तीसरे नंबर पे ये जो अलायंस है ना ओकस, ये क्वाड की तरह अपने पार्टनर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। फिर से बोलता हूं, तीसरे नंबर पे ये ओकस अलायंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वाड की तरह, ये भी यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो पार्टनर कंट्रीज है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में 2 ओशन आते हैं, 38 देश आते हैं। तो जो भी इनके पार्टनर कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि चाइना अपनी एग्रेसिवनेस को शो कर रहा है और स्टेटस को चेंज कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट, ये देखो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओकस अलायंस बनने के बाद अब चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस और ज़्यादा खराब होंगे। वैसे देखो अभी की सिचुएशन में चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है वो देखो $200 बिलियन से भी ज़्यादा है। लेकिन अब रिश्तों में और ज़्यादा टकराव आएगा ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस में। 5वें नंबर पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, यूएसए जो ऑस्ट्रेलिया को ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा ना, तो फ्यूचर में इंडो पैसिफिक रीजन में और भी देशों को यूएसए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन या फिर दूसरी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर कर सकता है, ताकि चाइना को कंटेन किया जा सके। ये बात चाइना को कतई अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि देखो और बहुत सारे देश हैं इस रीजन में, जैसे वियतनाम है जिनकी चाइना से नहीं बनती, इवन इंडिया है। तो चाइना के अगेंस्ट अगर वो देश मजबूत होंगे, उनके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, तो डेफिनेटली चाइना को ये बातें अच्छी नहीं लगेगी, चाइना इससे और ज़्यादा चिढ़ेगा। इंडिया के लिए बात करें, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखो इंडिया को तो टाइम मिल गया है, अभी इंडिया की चाइना के साथ बहुत टेंशन्स हैं बॉर्डर पर, हमने पहला आर्टिकल भी डिस्कस किया। तो अब इंडो पैसिफिक रीजन में चूंकि एक और अलायंस होगा चाइना का मुकाबला करने के लिए, तो इंडिया को अब इस बात से फिलहाल के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो है बिल्कुल अपनी जड़ें जमा लेगा, क्योंकि अभी अलायंस है, मिलिट्री अलायंस नया बना है जो चाइना को रोकेगा। तो इंडिया को थोड़ा सा टाइम मिल गया है, इंडिया भी मैरीटाइम डोमेन में अपनी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज कर सकता है। लेकिन देखो एक इशू ये है, फ्रांस जो है वो नाराज हो गया है यूएस और ऑस्ट्रेलिया से। फ्रांस का कहना है ये तो देखो हमारी पीठ पर छुरा घोंपने के समान है। कैसे? क्योंकि ना ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ डील कर ली थी उन्होंने $100 बिलियन की सबमरीन्स परचेज करने के लिए जो डीजल से चलती थी, लेकिन एन मौके पर उन्होंने इस डील को कैंसिल कर दिया। तो फ्रांस को ये बात अच्छी नहीं लगी। इवन फ्रांस का इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी एक अलग से स्ट्रेटजी है, तो उसी स्ट्रेटजी की लाइन पर यह स्ट्रेटजी अलग से बन गई है, लेकिन फ्रांस को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। तो फ्रांस थोड़ा सा नाराज है। आर्टिकल में कहा जाता है फ्रांस बस एक बात से खुश हो सकता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में उनकी जो स्ट्रेटजी थी ना, उसी लाइन पर ये इस अलायंस की स्ट्रेटजी है। बेशक फ्रांस को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में फ्रांस को शामिल कर लिया जाए। इंडिया को देखो दोनों देशों के बीच में एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। फ्रांस भी हमारा अच्छा दोस्त है, ऑस्ट्रेलिया भी हमारा अच्छा दोस्त है। तो दोनों के बीच में जो ये लड़ाई सी उभर के आई है सबमरीन्स के परचेजिंग को लेके, ऐसा नहीं कि हम किसी एक देश का साथ दें और दूसरे देश को नाराज कर दें। हमारे रिश्ते दोनों देशों के साथ अच्छे हैं। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया ओकस अलायंस को लेके। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।